जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का क्लास एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 के लिए। जो भी मेरे दोस्त भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट 1 है ये। और मैं आपको बता दूं कि आज आप इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे कि आपको जो आपके प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब कि जो अभी 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। और कौन सी शिफ्ट से क्वेश्चन है, कौन सी डेट का क्वेश्चन है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और साथ में उनसे संबंधित क्या पूछा जा सकता है वो भी बताऊंगा। और आज ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, ठीक है ना। आप लोगों का ये सपोर्ट तय करेगा कि आगे आपको क्लास जो चाहिए वो डेली चाहिए या फिर किस तरीके से क्लास को करना है, ये सब आपका सपोर्ट आज तय करेगा। तो पहले बिल्कुल देखो, बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करेंगे। पहले तो मेरे जो भी दोस्त मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, एक बार आप लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक आपको दे दूंगा और आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा और बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगी, कोई भी किसी से 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगना है, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दो। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं और नॉन स्टॉप 30 मिनट के अंदर अपने 50 क्वेश्चन पूरे करेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्त, और यहाँ पे देखो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संबंध पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो किस संबंध पर आधारित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा शक संबंध। क्या हो जाएगा? शक संबंध। ऑप्शन ए जो यहाँ पे दे रखा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो स्टार्टिंग है वो 78 ईसा पूर्व हुई थी, है ना। 78 ईसा पूर्व हुई थी, 78 ईसा में हुई थी। और कौन राजा था उस टाइम? कनिष्क राजा था, है ना। तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में दोस्त रखना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, महिलाओं के लिए हेप्टाथालन में खालिस्तान स्पर्धा शामिल है। तो हेप्टाथालन में स्पर्धा शामिल है कौन सी? तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, कितनी स्पर्धाएं हैं शामिल। और मैं आपको बता दूँ, ये आपके एसएससी जीडी में पूछा गया था 22/2/2024 को, है ना। 22/2/2024 को जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। शाम की शिफ्ट का पेपर है, 5 से 6 बजे के जो पेपर हुआ था शिफ्ट में, ठीक है ना। 5 से 6 के शिफ्ट में अगर आपके पास पेपर होगा तो आप चेक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन वाकई आपसे पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं, इसमें 7 स्पर्धा शामिल हैं। कितनी? 7 स्पर्धा। वो कौन कौन सी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। देखो पहले तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब, है ना। इसमें कौन कौन सी स्पर्धाएं होती हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, एक तो आपकी लंबी कूद आ जाती है, और लंबी कूद के बाद एक आपका भाला फेंक आ जाता है ना। एक आपका भाला फेंक आ जाता है, फिर एक आपकी 800 मीटर की दौड़ आ जाती है, और फिर एक आपकी 100 मीटर की वो होती है बाधा दौड़। कौन सी? बाधा दौड़, जिसे शायद स्टेपल चेस भी बोलते हो, है ना। तो बाधा दौड़ होती है, फिर आपकी एक ऊंची कूद आ जाती है, और एक आपकी वो आ जाती है गोला फेंक आ जाता है। और गोला फेंक के बाद आपकी एक 200 मीटर की और दौड़ आ जाती है। तो यहाँ पे 7 स्पर्धाएं शामिल होती हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे और ये आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पर। और ये भी आपका 22 तारीख को जो शाम का 5 से 6 की शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसमें ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना खालिस्तान का मुख्य उद्देश्य था। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, है ना। जो भी मेरे 7 दोस्त जुड़े हुए हैं जो आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को मैं पहले भी इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, ये आपका हुआ था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सा? 5वीं पंचवर्षीय योजना। और आपके पेपर में भी यही राइट आंसर दिया गया था। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका कार्यकाल आपको पता होना चाहिए क्या था, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पे याद रखना भैया, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो कार्यकाल है वो क्या था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, ये प्रश्न आपका है और आप इसका सही जवाब करेंगे। तो यहाँ पे आप याद रखना, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऋग्वेद। और सबसे पुराना जो वेद है, सबसे पुराना जो वेद है वो भी आपका ऋग्वेद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो सामवेद है, यहाँ से संगीत लिया गया है। ये भी देखो पूछा गया है आपके, हालांकि इस पेपर में इस बार नहीं, ये पहले पूछा गया है आपसे कि जो संगीत है वो कौन से वेद से लिया गया है। तो आप बता देंगे
पाएंगे कि साम वेद से संगीत को लिया गया है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और देखो अर्थववेद है, इससे भी याद रखना, इसमें जो टोटका वगैरह हैं वो आपके, और वशीकरण है, प्रेम विवाह है, ये सब आपके किस में आते हैं, ये आपके सब आ जाते हैं मतलब जादू टोना अर्थववेद में, ठीक है ना। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्त। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और किसी बंदे को अगर हिंदी की क्लास चाहिए, किसी भी मेरे भाई बहन को अगर हिंदी की क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो मैं हिंदी की भी क्लास आपको करवाने लग जाऊंगा। और ये भी बता दूं कि 20 में से 20 बिल्कुल सही आपके होंगे, ठीक है ना, अगर आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं। और यहाँ पे देखो दिया गया है किस राज्य के कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है। आपके पेपर में जीआई टैग से भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप पहले तो आप ये याद रखना कि जो कादियाल साड़ी है वो आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित है ना, जीआई टैग पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। ये आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग हैं वो किस राज्य के पास हैं, तो याद रखना भैया उत्तर प्रदेश के पास है। कितने हैं प्रेजेंट टाइम में 75। और आपको बता दूं कि जो जीआई टैग होता है इसकी जो समय सीमा होती है वो 10 वर्ष की होती है। कितनी होती है? 10 वर्ष की समय सीमा होती है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्त। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क जो है वो स्थापित किया गया है? तो ये देखो भाई आपकी करंट का क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं आपके पेपर में करंट से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है आपने कर दिया होगा ओडिशा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन सी में ये आपका दिया गया है आंसर ओडिशा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखो ये गणगौर त्यौहार ऐतिहासिक रूप से किस राज्य का मूल त्यौहार है ना। कौन सा? गणगौर त्यौहार। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पे ये जो गणगौर त्यौहार है ये आपके उसी दिन कब 22 तारीख दूसरा महीना 2024 को शाम की 5 से 6 बजे की जो शिफ्ट थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। अब आप यहाँ पे क्या बताएंगे? गणगौर त्यौहार जो है ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो भैया ये राजस्थान से संबंधित है। कौन से राज्य से? राजस्थान से। अब यहाँ पे देखो उड़ीसा से भी संबंधित आप जान लो, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। नुआखाई जो त्यौहार है, नुआखाई वो आपके उड़ीसा से संबंधित है। नागालैंड से ये तो काफ़ी बार पूछा गया है ना, आपकी एसएससी जीडी में काफ़ी बार पूछा गया है। हार्नबिल त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो आप बता देंगे कि भैया ये नागालैंड से संबंधित है। और ये आपके कई बार पूछा गया है पेपर में, तो इसको भी नोट कर लेना। और ये आपके जो प्रश्न था गणगौर त्यौहार राजस्थान जिसका आंसर था, ये भी आपका 22/2/2024 को शाम की 5 से 6 वाली शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है H2 निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है? H2। अब मैं आपको बताऊं ये भी आपका शाम की जो 5 से 6 वाली शिफ्ट थी 22 तारीख को, है ना, उसी में पूछा गया था। आज मैं आपको वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो 22/2 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, 22/2/2024, ठीक है ना, जो पूछे गए हैं 22 तारीख को शाम की 5 से 6 शिफ्ट में, वहाँ के पेपर से इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है H2 का मतलब हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब। और अगर हीलियम पूछ लेता तो हीलियम के लिए आपका क्या है? He, है ना, He जो है वो आपका हीलियम हो जाएगा। ऑक्सीजन के लिए क्या है? तो ऑक्सीजन का तो आपको पता ही है भाई O2, है ना। तो ये सब आपको आणविक सूत्र जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं दोस्त, ठीक है ना। तो आप याद रखना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्न में से जातक ग्रंथ संबंधित है। निम्न में से जातक ग्रंथ पूछा गया है किससे संबंधित है? तो जातक ग्रंथ आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। और देखो एक और याद रखना, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ पूछा जाता है। कौन सा? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है ये भी आपके बौद्ध से संबंधित है ना। अब यहाँ पे जैन से याद रखना भैया आगम सूत्र है ना, आगम। तो आगम सूत्र जो है ये आपसे पूछा जाता है, तो ये आपके जैन धर्म से संबंधित है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का जो दौरा है सबसे पहले किया था? तो वो था भैया मैगस्थनीज। कौन था? मैगस्थनीज। इसकी एक पुस्तक है जो कि आपके पेपर में पूछी जाती है ना, उसको याद रखना भैया, इंडिका। सबसे ज़्यादा बार पूछी गई है इंडिका, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये वास्को डी गामा ये तो 1498 में आया था, है ना। और ये कहाँ उतरा था? ये कालीकट उतरा था, कालीकट बंदरगाह पे उतरा था भारत। ये पहली बार आया था 1498 में, तो ये याद रखना। और जो मैगस्थनीज है ना, ये याद रखना भैया, ये किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये सिकंदर का सेनापति था, है ना, सिकंदर का सेनापति था। तो ये भी आपको
ध्यान में रखना है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ है। तो देखो सबसे घातक भूस्खलन है ये केरल के इतिहास का, तो इसीलिए हो सकता है कि ये आपके पेपर में आपसे पूछ लिया जाए और करंट का क्वेश्चन भी बनता है आपका। तो याद रखना वायनाड, कौन सा जिला है, वायनाड जिला है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है ना दोस्त। तो कोई भी डाउट हो बता देना, स्क्रीनशॉट ले लेना साथ में क्वेश्चन का। और देखो अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको कमेंट बॉक्स में बोल देना, या डायरेक्ट चैनल खोल पाओ तो वहाँ पहुँच जाना, वहाँ लिंक आपको लगी हुई मिल जाएगी, मेरी इंस्टाग्राम की भी और टेलीग्राम की भी। ठीक है ना दोस्त, तो जुड़ जाना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। किलायू ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। किलायू ज्वालामुखी जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो भैया मैं आपको बता दूं, किलायू ज्वालामुखी है ये अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। कहाँ पर, हवाई द्वीप में स्थित है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, तो वो भी आप याद रखेंगे। ठीक है ना, इसी में हवाई द्वीप में पाई जाती हैं और ये आपकी ये किलायू ज्वालामुखी है, ये भी है। और देखो सबसे ऊँची ज्वालामुखी जो है वो कैटोपैक्सी है। सबसे ऊंची ज्वालामुखी जो है वो सबसे ऊंचाई पर पूरी दुनिया में वो आपकी कैटोपैक्सी है, और तो इसलिए आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना दोस्त। तो कोई भी दिक्कत आ रही हो आप कमेंट बॉक्स में बताना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, भारत अपनी भूमि सीमाएं कितने देश के साथ साझा करता है। भारत अपनी भूमि सीमाएं, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन मैं अपने पास से नहीं पूछ रहा हूँ, ये भी आपका 22 तारीख को 5 से 6 वाली शिफ्ट में पूछा गया था कि भारत अपनी भूमि सीमाएं कितने देश के साथ साझा करता है। ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है ना। तो आप बिल्कुल घबराना मत, अभी आपकी 40,000 वैकेंसी हैं, लगभग ये 50,000 प्लस हो जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ वैकेंसी बढ़ेंगी आपकी। तो बिल्कुल दोस्त आप घबराना नहीं है, अपना बढ़िया से स्कोर करके आना है और रोज़ मेरे साथ जुड़ना है और बढ़िया से अपनी तैयारी कर लेना है। तो यहाँ पे याद रखना आपका आंसर हो जाएगा 7 देश। कितने देशों के साथ, 7 देशों के साथ। पहला तो आपका हो जाएगा म्यांमार, नोट कर लो भाई। देखो याद, कोई ऐसे मेरे दोस्त हैं जो ये कह रहे हैं कि मुझे याद नहीं होता है, मुझे भी याद नहीं होता था, है ना। क्या करते हैं, नोट करते हैं, लिख लिया करो चीज़ों को, कभी नहीं भूलोगे भाई, मेरा विश्वास करो इस बात का। और देखो यहाँ पे याद रखना भैया, पहला तो म्यांमार है, ठीक है ना, म्यांमार के साथ लगता है। दूसरा पाक है, पाकिस्तान, है ना, इसके साथ में लगता है। तीसरा नेपाल है, नेपाल के साथ में लगती है। चौथी आपकी अफ़गानिस्तान है, इसके साथ में लगता है। पांचवा आपका भूटान है, भूटान के साथ में लगता है। छठा आपका चीन है, चीन के साथ भी अपनी सीमा रेखा लगती है। और फिर सातवां आपका बांग्लादेश है ना। और बांग्लादेश से कौन सा राज्य है भारत का जो 3 तरफ से घिरा हुआ है, ये भी प्रश्न बनता है और पूछा जाता है। याद रखना भैया त्रिपुरा है ना, उसका नाम ही त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा मतलब कि 3 तरफ से घिरा हुआ, है ना, त्रिपुरा। तो ऐसे आप ट्रिक से भी याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य खालिस्तान के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई थी। देखो ये भी आपका 5 से 6 बजे की जो शिफ्ट हुई थी 22 तारीख को, है ना, 22/2/2024 को, उसमें पूछा गया था। तो कुचिपुड़ी जिसको पता होगा ना कि कौन से राज्य से संबंधित है, तुरंत आंसर किया होगा उसने आंध्र प्रदेश। अब देखो यहाँ पे आंध्र प्रदेश से भी समझ लो, हो सकता है भाई पूछ लिया जाए। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो कि 1953 में बना था, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। और केरल से याद रखना आपका कथकली हो जाएगा, है ना। कथकली जो है केरल से संबंधित है, कथक जो है वो आपका उत्तर प्रदेश। कथकली और कथक देखो ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए ज़्यादा वो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है ना। तो कथकली जो है ये केरल से और कथक जो है वो उत्तर प्रदेश से। तो चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है, निम्न में से बाद का वेद कौन सा है। सबसे बाद का वेद पूछा गया है, सबसे नया जो वेद है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो अभी मैंने आपको किस में बताया था, जादू टोना और वशीकरण ये सब आता है, अभी बताया था ना, याद रखना वही है अर्थवेद, ठीक है ना। ऑप्शन डी, सबसे पहला जो है आपका ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद है। दूसरा आपका यजुर्वेद है, जिसकी गद्य व पद्य दोनों में रचना हुई है। तीसरा आपका सामवेद है, जिससे संगीत वगैरह मिला है ना। संगीत का जो जनक है वो सामवेदी है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, ये आपके देखो करंट का क्वेश्चन है और हो सकता है आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो अब वहाँ पे आपको ज़्यादा भयभीत नहीं होना है, तुरंत लगाना अमोल मजूमदार, है ना। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लगा देंगे बिल्कुल सही जवाब। देखो हरमनप्रीत कौर जी को अगर आपने टिक किया था तो मैं आपको बता दूं ये कोच नहीं कप्तान है, ये टीम की कप्तान है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं अपने
अगले प्रश्न पर। देखो 17वां क्वेश्चन है। मैं हमेशा की तरह 1 मिनट रुकूंगा और यही कहूँगा, हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो। जो भी आवाज़ इस टाइम मेरे दोस्त सुन रहे हैं, जिसके भी कान में मेरी आवाज़ जा रही है, उन्हें इस बार 100% वर्दी मिलेगी, 100% उनका SSC GD क्वालिफाई होगा। ये मेरी आपको दुआ है और आप लोग सफल हो जाओ, बस मैं यही चाहता हूँ। और बिल्कुल आप मेरे साथ अगर नए जुड़े हो तो एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबाएंगे, और अगर मेरा कोई पुराना दोस्त देख रहा होगा तो वो तुरंत बिना कहे लाइक की बटन दबा देगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, और PDF के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। आपका फरवरी के लगभग पेपर होगा जाके। और साथ में अगर हो सके तो दोस्त थोड़ा सा शेयर यार अपने दोस्तों के साथ में ग्रुप में कर देना, ठीक है ना। और जो भी मुझे कमेंट करेगा उसका कमेंट नेक्स्ट क्लास में आपको लगा हुआ मिलेगा, क्लास के स्टार्टिंग में ही, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है सैयद वंश का संस्थापक कौन था। सैयद वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, तो याद रखना भैया यहाँ पे खिज्र खान हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन सी जो है खिज्र खान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। और बहलोल लोधी जो है ये याद रखना, ये उसका था लोधी वंश का, है ना। ये किसका था, लोधी वंश का संस्थापक था, तो ये भी याद रखना। गयासुद्दीन तुगलक जो था, देखो इसके नाम के पीछे ही तुगलक लिखा है ना, तो याद रखना भैया तुगलक वंश का था, सीधी सी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपने नोट कर लिया होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ दिया है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। यात्री इब्न बतूता जो है वो कहाँ से आया था, तो भैया ये था मोरक्को का। कहाँ का, मोरक्को का। तो ये आप देखो विशेष रूप से याद रखना। और ये किसके शासनकाल में आया था ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना। तो याद रखना भैया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये आया था भारत। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। PR सीरीज एक है। देखो ये प्रश्न 120% फिर से पूछा जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन। ये 5 से 6 बजे की जो शिफ्ट हुई थी 22 तारीख को, ठीक है ना, 22 फरवरी को ये पूछा गया था। अब ये क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि इन्होंने संन्यास ले लिया है ना। इन्होंने संन्यास ले लिया है। अभी जो ओलंपिक के ये ओलंपिक हुआ था, क्या हुआ था, अभी इनका जो मैच हुआ था हाँ ओलंपिक से, वहाँ उसके बाद इन्होंने ये संन्यास ले लिया। और ये जो हैं ये एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अभी इन्होंने ओलंपिक के बाद से संन्यास की घोषणा कर दी, इसलिए ये फिर से पूछ लिए जाएंगे, और ये पूछे भी गए हैं, ठीक है ना। ये एक तो पहली चीज़ तो ये कप्तान थे, टीम के कप्तान थे, और दूसरे ये गोलकीपर भी थे। तो इसलिए ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है, तो वो कौन सी भाषा है, तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका पाली भाषा हो जाएगा। देखो बौद्ध से संबंधित कोई भी पूछा जाए ना, भाषा की बात अगर की जाए तो आप तुरंत पाली लगा देना। बौद्ध ग्रंथ जो पीटक है ना, पीटक, तो पीटक की भी रचना जो है वो भी इसी पाली भाषा में की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा डाउट आपका रह ही नहीं जाता है, आप सीधे पाली भाषा को याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ दिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है। यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर में कहने वाला था, लेकिन यहाँ पे लिखा था राष्ट्रीय आइकन। तो राष्ट्रीय आइकन जो है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसे नियुक्त किया गया था, तो ये यहाँ पे आपको बताना है। तो याद रखना भैया ये हो जाएंगे राजकुमार जी। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजकुमार राव जी। यहाँ पे राव नहीं लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो अपना जो नोट्स बना रहे हो ना वहाँ पे लिख लेना राजकुमार राव जी। और PDF जरूर ले लेना, PDF मैं दे दूंगा, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। देखो इंपॉर्टेंट है ये दिवस वगैरह, अभी आगे आप देखेंगे कि पूछे गए हैं आपके पेपर में दिवस वगैरह, ठीक है ना, आप इस चीज़ को देखेंगे। और यहाँ पे देखो जो यहाँ पे आपके राष्ट्रीय युवा दिवस की बात की गई है वो कब मनाया जाता है, तो याद रखना भैया 12 जनवरी को मनाया जाता है। और 15 जनवरी को याद रखना थल सेना दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को आपका शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी, तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है बताओ। देखो जनवरी में कितने ज़्यादा चीज़ें मनाई जाती हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। विश्व हिंदी दिवस है ना, क्या मनाया जाता है, एक दोस्त ने कमेंट किया है विश्व हिंदी दिवस, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है बताओ, 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखना भैया राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ठीक है ना, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। और देखो दोस्त मैं आपको बता दूं, आप मेरे साथ नए जुड़े हो, आप शायद पहली बार इस क्लास को देख रहे होंगे, लेकिन
मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताने वाला हूँ, आपको भ्रमित नहीं किया जाएगा। आपको जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए वो आपको कराए जाएंगे, और साथ में उससे संबंधित जो आ सकता है वो आपको कराए जाएंगे, और कोई भी आपसे पैसा नहीं लगना है, ठीक है ना। आपको PDF भी मिलेगी और बिल्कुल फ्री मिलेगी। आप टेलीग्राम को बस ज्वाइन कर लेना दोस्त। और देखो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पे बताइएगा आपकी एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। देखो इनकी जो और भी नाटक हैं, पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि ये भी आपका 5 से 6 बजे की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। अब मैं कल से यहाँ पे लगा दिया करूँगा, ठीक है, ताकि बार बार ना बताना पड़े कि कौन सा शिफ्ट था और कौन सी डेट थी, ठीक है ना। कल से मैं स्टिकर लगा दिया करूँगा और यहाँ पे लिखा होगा, आप आराम से समझ सकते हैं। और इसको नोट कर लेना, देखो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ये नाटक कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये आप याद रखना कालिदास जी से संबंधित है ना। कि कौन किससे? कालिदास जी से। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इनकी वो और हैं रचनाएं रघुवंशम और मेघदूत, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब आपको याद रखनी है और आपसे पेपर में पूछी जा सकती है, क्योंकि एक पूछी गई है तो दूसरी पूछी जाएगी। और यहाँ पे देखो दिया गया है G20 2023 शिखर सम्मेलन का लोगो कहाँ से प्रेरित है। G20 2023 शिखर सम्मेलन का जो लोगो है वो कहाँ से प्रेरित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना भैया, ये जो लोगो है ये हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरित है ना, ऑप्शन बी। और इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में हुआ था, है ना। इसका जो आयोजन था वो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और इससे एक चीज़ और याद रखना, वो क्या था? भारत मंडपम, है ना, वहाँ पे हुआ था। तो वो भी आप याद रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। पेरिस ने कौन सी बार ओलंपिक खेल की मेज़बानी की है? पेरिस ने इस बार, देखो अभी 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुए हैं, है ना, तो ये आपसे हो सकता है कि अब प्रश्न बनेगा और आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखना भैया, ये पेरिस ने तीसरी बार किया है। चौथी बार? तीसरी बार किया है। देखो पहला तो इन्होंने 1900 में किया था, है ना, दूसरा किया था 1924 में, और तीसरी बार किया है 2024 में। यहाँ पे देख रहे हो ना, 100 साल का फ़र्क है ना। तो ये भी याद रखना, 1924 से 2024 में डायरेक्ट। तो मतलब 3 बार आयोजन हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? देखो ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? यहाँ पे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट भी बनता है। और याद रखना भैया, श्रीलंका की टीम ने जीता है। कहा कि श्रीलंका की टीम ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल है? भैया ये भी आपका 5 से 6 बजे के पेपर में पूछा गया था, ठीक है ना। याद रखना 22 जनवरी 2024 को शाम के 5 से 6 वाली शिफ्ट में ये पूछा गया था। और इसका जो राइट आंसर था वो दिया था M1। क्या दिया था? M1। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और देखो एक लाइन मुझे याद आ गई कि ए गरीबी तेरा मुंह काला हो गया, ए गरीबी देख तेरा मुंह काला हो गया, तू मेरी दहलीज पर बैठी रहेगी और मेरा लड़का पुलिस वाला हो गया, है ना, वर्दी वाला हो गया। तो बिल्कुल दोस्त, ये लाइन आपके लिए है। और मैं इस चीज़ को फिर भी कहूँगा कि आपको यार सफलता मिलनी चाहिए। आप लोग बहुत स्ट्रगल कर चुके हो और अब आपको सफल होना है ना। बिल्कुल दोस्त, और बिल्कुल भी मायूस नहीं होना। अगर कोई फेल हो गया है, अभी जो पेपर हुआ था, अगर कोई फेल भी हो गया था, तो बिल्कुल चिंता मत करना दोस्त, क्योंकि सफल वही होता है जो फेल होता है ना। एक बार में सफल हो जाओ मतलब कि किस्मत अच्छी है। अगर एक बार में नहीं हुए तो मतलब किस्मत का खेल ख़त्म। अब खेल है मेहनत का, ठीक है ना। अगर एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ तो समझ जाओ कि किस्मत का नहीं, अब खेल मेहनत का है। तो मेहनत करनी पड़ेगी और आप इस बार सफल हो जाओगे। और यहाँ दिया है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? तो याद रखना भैया, पाटलिपुत्र था, है ना। क्या था? पाटलिपुत्र। अवंतिका जो था ये उज्जैन का पुराना नाम था। और प्रयागराज जो है, ये प्रयागराज पहले भी था और अब फिर से प्रयागराज हो गया, बीच में इलाहाबाद हो गया था, अब इसे फिर से प्रयागराज कर दिया गया। तो आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? माजुली द्वीप जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो भैया देखो, ये आपका असम में स्थित है। पहली चीज इसे नोट कर लो, देखो इंपॉर्टेंट है। इसका जो क्षेत्रफल है ना, इसका जो क्षेत्रफल है वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। कितना है? 352
वर्ग किलोमीटर, 352 वर्ग किलोमीटर में ये है, और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई पता है आपको? 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ पे दिया गया है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उनके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पे आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उनके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो पहले तो ये 5 से 6 बजे की जो शिफ्ट थी उसमें पूछा गया था आपका 22 फरवरी को, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप बताइएगा। तो याद रखना भैया, वो आपका भाग 1 है, और आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल आपका हो जाएगा 1 से 4। और देखो भाग 2 में क्या दिया गया है? भाग 2 में आपकी नागरिकता दी गई है। नागरिकता जो है ये आपके 5 से लेके 11 तक है, ठीक है ना। और भाग 3 में क्या दिया गया है? इसमें आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं, है ना, जो 12 से लेके 35 तक है ना। यहाँ पे देखो 12 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, अरे यार एक मिनट, यहाँ पे देखो प्रश्न का जवाब तो ये हो गया, ये आपके 1 से लेके 4 तक, और भाग 2 जो है ये आपकी नागरिकता से संबंधित है। ये आर्टिकल कौन सा है? तो 5 से लेके 11 तक। और जो भाग 3 है ये याद रखना अपने मौलिक अधिकार हैं, है ना। ये कौन से भाग में दिए गए हैं? तो ये 12 से लेके 35 तक। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, और ये आपके पेपर में पूछा गया था 5 से 6 वाली शिफ्ट में, और 22 तारीख को, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया गया है किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति दी गई है? किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति दी गई है? तो भैया वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 233, ठीक है ना। और देखो मुख्य न्यायाधीश जो है उनकी नियुक्ति उनसे संबंधित जो है वो आर्टिकल 76 है, ठीक है ना। ये भी आप याद रखना, और 256 भी आपको याद रखना है, ये भी आपका पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे याद रखना ये केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती हैं। केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती हैं आर्टिकल 256 के तहत, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ दिया गया है जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? अभी मैंने बताया था आपको 10 वर्ष, है ना। क्या होती है? 10 वर्ष। और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के पास जीआई टैग हैं कितने? 75। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे, ज़्यादा समय देना ही नहीं है। यहाँ दिया है किसने असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किसने असम राइफल के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ये देखो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें हमारे असम राइफल की भी वैकेंसी होती है ना। तो यहाँ पे हमारे लेफ्टिनेंट जनरल विकास लाखेरा जी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना। अब देखो असम राइफल की जो स्थापना है वो भी याद रखना, सबसे पहले हुई थी 1835 में, और इसका जो मुख्यालय है वो शिलोंग में है, और बाद बाकी जो है उनका सबका कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो ये शिलोंग आप याद रखेंगे, 1835 में स्थापना हुई थी। अनीस दयाल सिंह ये शायद सीआरपीएफ के हैं, और मनोज यादव जो हैं ये आरपीएफ के हैं, है ना, आरपीएफ के हैं महानिदेशक। तो ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है, नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, और साथ में मुझसे पीडीएफ भी लेनी है, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया है देखो, पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वैपिल कुशाले ने कौन सा पदक जीता है? ये आपके 2024 के ओलंपिक खेल हैं भैया, और ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और देखो 17 दूनी 34, फिर से वही कहूँगा कि हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो। जो भी दोस्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं 100% इस बार उन्हें सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है ना दोस्त। और आप भी एक बार अपने भाई को सपोर्ट कर दो यार, थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो। और यहाँ पे याद रखना इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कौन सा? कांस्य पदक जीता था पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वैपिल कुशाले ने कांस्य पदक जीता था। तो बिल्कुल दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले किस नाम से जाना जाता था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? पहले तो आपको बता दूं, ये 5 से 6 बजे की जो शिफ्ट थी उसमें पूछा गया था। आपको प्रीवियस क्वेश्चन है ना, आपका जो प्रीवियस पेपर है उसका क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप बताइएगा। तो याद रखना भैया, राष्ट्रपति पुरस्कार, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन मैं पहले भी आरपीएफ, देखो जो मेरी आरपीएफ की जीएस की क्लास है ना, वो सभी देख लेना। मैं आपको आपके फ़ायदे की बात बता रहा हूँ दोस्त, ठीक है ना। सभी को देख लेना, आपका जीएस जो है ना बहुत मजबूत हो जाएगा। और ये जो पूछे जा रहे हैं ना, ये सब वहाँ पहले हम लोग कर चुके हैं,
ठीक है ना। और जो आपके पेपर में आएगा लगभग वो भी सब करा हुआ है वहाँ पे। और देखो यहाँ पे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है एक विशेष खिलाड़ियों को दिया जाता है, जिसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, जो कि चेंज कर दिया गया है और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पर। ऋग्वेद में कुल कितने अध्याय या मंडल हैं? तो भैया कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। अगर ऋग्वेद में सूक्तों की बात करें तो सूक्त हैं कितने? 1028। सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,462 मंत्र दिए गए हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना दोस्त। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गुदई महाराज का, आप देखो यहाँ पे आपसे गुदई महाराज का संबंध पूछा गया है ना, तुरंत बता देना भैया, तबला से संबंधित है। किससे? तबला से, ठीक है ना। आपका सही जवाब हो गया। और देखो सितार से याद रखना, सितार से कौन, सितार यहाँ पे दे रखा है ना, सितार से वो हैं पंडित रवि कुमार शर्मा, है ना। पंडित रवि कुमार जो है, रविशंकर, रवि कुमार नहीं, रविशंकर, ठीक है ना। पंडित रविशंकर जो है वो आपके सितार से संबंधित हैं। तो वो भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? तो याद रखना भैया, सिकंदर लोदी जाना जाता था। और आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? कमेंट बॉक्स में बता रहा हूँ, नहीं पता है तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। और देखो तूती ए हिंद किसे बोला जाता था? तूती ए हिंद, तूती ए हिंद किसे बोला जाता था? आमिर खुसरो को, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ दिया है कहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ है? कहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव जो है वो आयोजित हुआ है? तो याद रखना भैया, ये केरल में हुआ है। कहाँ पर हुआ है दोस्त? केरल में। देखो इसे नोट करो यार, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। और स्क्रीनशॉट जब ले लोगे ना तो उससे पता फ़ायदा क्या है, जब आप गैलरी को खोलेंगे, जब गैलरी खोलेंगे ना तो वहाँ पे आपको दिखेगा, जब क्वेश्चन 4 बार दिखेगा, आंसर भी साथ में लगा हुआ मिलेगा, तो फिर नहीं भूलोगे। और महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था? इसे एक और नाम से जानते हैं, नाम पता है कि और किस नाम से जानते हैं? देखो पहले तो मैं आपको बताऊं, ये प्रश्न आपके 5 से 6 वाली शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है ना। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, 1923 में किया था, है ना। एक नमक सत्याग्रह के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसके? नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। आदित्य L1 लॉन्च हुआ था, आदित्य L1 लॉन्च हुआ था। तो ये देखो, ये क्यों पता है? 2023 में की बात है, ये 2 सितंबर की। तो ये आपसे हो सकता है कि पेपर के अंदर पूछ लिया जाए। तो 2 सितंबर 2023 यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये कहाँ से किया गया था? श्रीहरिकोटा से किया गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है ना। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, ये भैया आपके हुबली रेलवे स्टेशन पर है। हुबली रेलवे स्टेशन विश्व का है सबसे बड़ा, ठीक है ना। और ये हुबली कहाँ पड़ता है भैया? कर्नाटक में पड़ता है ना। इसकी जो लंबाई है वो भी याद रखना, 1507 मीटर है। इतनी 1507 मीटर, मतलब कि 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा, है ना। 1.5 किलोमीटर हो गया आपका कितना? 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में, है ना। अब यहाँ पे ये 1507, मतलब कि ये 1507 मीटर एक्स्ट्रा है, मतलब 1.5 किलोमीटर और 7 मीटर और, ठीक है ना। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी की है? किसने की है? 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी जो है यूनेस्को की किसने करी है? तो याद रखना भैया, देखो ये क्यों जरूरी बनेगा, क्योंकि ये भारत ने करी है, इसलिए मुझे लगता है कि पेपर में आपसे पूछा जाएगा। और ये फर्स्ट क्लास है, बहुत कम स्टूडेंट इसे पूरा देखेंगे, बहुत ऐसे होंगे जो ऐसे शेयर भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि आज से लेके जब तक आपका पेपर होगा, मैं वो सब आपको करवा दूंगा जो आपके पेपर के अंदर पूछा जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बढ़िया से मेहनत करनी है। ये नई दिल्ली में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? स्थायी सेना की जो प्रथा है वो किसने प्रारंभ की थी? तो वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अभी आपके प्रीवियस क्वेश्चन एक रह गया है, ठीक है ना। अभी क्लास को बीच में छोड़ के मत जाना। तो यहाँ पे याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न में। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो किसने कराया था? याद रखना, ये राजराजा चोल प्रथम ने कराया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और सन भी याद रखना भैया, 1003 से 1000, यहाँ पे 0 होना चाहिए, 1010 तक इसका वो हुआ था,
निर्माण हुआ था, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, राजराजा चोल प्रथम। और ये प्रश्न मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट बनेगा, आपसे पेपर में पूछा जाएगा। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। उस्ताद असद अली खान कौन से वाद्य यंत्र का वादन करते हैं थे? देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, पता क्यों? क्योंकि ये भी 5 से 6 वाली शिफ्ट में पूछा गया था, है ना, 22 तारीख को। तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपका सही जवाब है रुद्र बीड़ा। तो यहाँ पे रुद्र बीड़ा जो है आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न। मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? तो याद रखना भैया, प्रज्ञान था। क्या था? प्रज्ञान था। और लैंडर का नाम क्या था? लैंडर का नाम विक्रम था, है ना, आपको पता होगा। ये कब लॉन्च हुआ था वो भी आपको पता होना चाहिए, 14 जुलाई को हुआ था, 14 जुलाई 2023 को, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए चंद्रयान 3 के बारे में, और आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना दोस्त। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना, तो इसरो की स्थापना तो 1939 में हुई थी, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, 15 अगस्त 1969 में हुई थी, 39 नहीं 69, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। और इसका जो मुख्यालय है इसरो का कहाँ है भैया? बेंगलुरु में है ना, आप याद रखें। वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है ना, एस सोमनाथ इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो ये भी याद रखेंगे। चलते हैं दोस्त अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ दिया है एशियाई खेलों में भारत की सर्वोच्च रैंकिंग क्या है? ये आपका HW है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये लास्ट ही क्वेश्चन था, है ना, 50 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। और मैं आपको बता दूं, जो भी मेरे साथ नए दोस्त जुड़े हुए हैं, एक बार क्लास को लाइक वाला बटन जरूर दबाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आप लोगों की सपोर्ट मतलब शेयर मतलब सपोर्ट, आप लोगों के सपोर्ट के ऊपर ये निर्धारित होगा कि आगे क्लास आपको कैसी चाहिए और कितने क्वेश्चन चाहिए, है ना। ये सब आपका सपोर्ट तय करेगा। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद।